बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 फर्दर कैरी ऑन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जो बेसिक्स हैं वो रिवाइज कर ली हैं, जिनमें राइट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया। इसके साथ साथ ये कि जहां भी करंट होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। फिर ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगती है। और कल हमने देखा था कि जब किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। दैट वाज एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस डी। सो ये हमने कल ड्राइव किया था। सो दिस वाज डन इन द लास्ट लेक्चर। फॉर द टाइम बीइंग आप देखें तो आज का टॉपिक बड़ा अहम है। आई वाज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट अ बिट अर्ली, बट ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। तो ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। वी आर गोइंग टू ड्राइव ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन के हवाले से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसको दो तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो चार्ज टू मास रेशियो, जो मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड है, वो लिख देते हैं। तो याद रखें, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही हो तो ई ओवर एम की अंदर हमने उसकी डेरिवेशन यहां से करनी है। सो डोंट कंफ्यूज इट विद मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। दूसरा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क परफॉर्म करती है या नहीं। थर्ड, हमारा आज का लर्निंग आउटकम होगा कि लोरेंट्ज फोर्स क्या होती है। सो लेट अस प्रोसीड। ये कंटेंट्स है आज के। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं rather than going for short question. Okay, let's go for it. Let's go for it. Motion of charge particle in an electric field. ले जी, आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है। दिस चार्ज इज सेट फ्री। ये चार्ज लेफ्ट या राइट कहीं पे भी जा सकता है, ये आजाद है, ठीक है। बट यू आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ पॉजिटिव प्लेट and positive charges are going to repel this and the negative charges are going to attract. So ultimately a force is going to exert on the right side towards the negative plate. तो ये चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। सो इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर उसको तज़किरा करने का मकसद ये है, आल्दो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो वो चीज समझा रहा है वो बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में फील्ड है, जो फील्ड की डायरेक्शन है, उस ही डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव कर रहा है। इट मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस ही डायरेक्शन के अंदर बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही है। और याद रखें, याद करें वो बात जो हम वर्क के बारे में कहते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? द डॉट प्रोडक्ट, थैंक यू, थैंक यू, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और कोई बॉडी वर्क कब परफॉर्म करती है कि जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस ही डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो। तो इस पूरे स्लाइड में आपको ये चीज समझाई जा रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है वो वर्क भी परफॉर्म करती है। वो वर्क क्यों परफॉर्म करती है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा। आए जी आगे। आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, हम लोरेंट्ज फोर्स को देखते हैं। लोरेंट्ज फोर्स को समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये फोर्स को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि फर्ज माल कि अगर कोई एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मसलन अगर आप अभी किसी कमरे में मौजूद हैं तो उसके दाएं बाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई एम यूजिंग माउस टुडे बाय द वे। और उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है।
तो एक ऐसे रीजन में जब कोई चार्ज मूव करता है, सो आई एम नॉट स्केचिंग अ 3 डायमेंशनल डायग्राम, बट लेट्स से कि इस रीजन में एक चार्ज मूव कर रहा है, वेयर साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ द फील्ड्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखें ऐसे सिनेरियो को डील करती है लोरेंट्ज फोर्स। सो लोरेंट्ज फोर्स क्या है, बिल्कुल सादा डेफिनेशन है, कोई एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, वहां पर जब कोई चार्ज मूव करता है, then the sum of the vector sum of the electric force and the magnetic force is basically equal to Lorentz force. So Lorentz force क्या है, the sum of electric and magnetic field। और एक डिवाइस जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। आई वुड लाइक के आप एग्जाम्पल देखें नेक्स्ट पेज पे, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो उस एग्जाम्पल में वो आपको बताएगा कि वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बैक वक्त साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस अप्लाई होती हैं। सो ये Fe का फॉर्मूला है विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फॉर अ चार्ज QE, और ये वाला फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स के लिए। आगे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। इसको होल्ड करें, इसको होल्ड करें, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में डील करता हूँ क्योंकि वहां पे एक पिक्चर आएगी, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त जी। ले जी, मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ। अभी एक छोटा सा एक टॉपिक हमने देखा जिसमें मैंने आपको ये चीज सिखा दी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड वर्क क्यों नहीं करती वो तो मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बात जरूर समझ आ गई कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है दैट गिव्स यू लॉरेंट्ज फोर्स। आए जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर, ले जी आपको ये क्रॉस नजर आ रहा है, सबसे पहले तो क्रॉस को समझ लें। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो ऑन कर लूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप उम्मीद है मुझे देख सकते होंगे। सो सिनेरियो कुछ यूं है कि यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया है इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ पे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन गन विल बी समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, जहां से हाई स्पीड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बीम प्रोजेक्ट की गई है। सो a beam of electrons is projected with a very high speed through this electron gun, but ये नॉर्थ पोल है और इसके इस साइड पर साउथ पोल है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ होंगी, दे विल बी इनवर्ड इनटू द पेपर। सो जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन उसने यहाँ पर क्रॉस के साइन रिप्रेजेंट किए हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से आगे कहाँ की तरफ है, साउथ पोल की तरफ। सो क्रॉस जाहिर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर एंड वी हैव प्रोजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन बीम परपेंडिकुलर टू दिस रीजन। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए भी, ये जी इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे इस रीजन में। एक ऐसे रीजन में इलेक्ट्रॉन आ गया है जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो शो कर रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे रीजन में आ जाए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो उस पर एक फोर्स असरअंदाज होती है, दैट वाज Q इंटू वी क्रॉस बी, जिसको मैंने कहा था कबाब। देखें कितना मजेदार चैप्टर है, आपने कितने मजे मजे के फॉर्मूलाज पढ़े। पहले आपने पढ़ा F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, कितना आसान है ये याद रखना, बिल तो सबको याद होता है, अब अपने पापा से भी पूछ सकते हैं। फिर हमने पढ़ा F इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू नकवी। मैंने अपने प्यारे दोस्त शहजाद का नाम आपको बताया, शहजाद नकवी, मैं आज भी इसको वैसे याद रखता हूँ, डेल्टा Q इज इक्वल टू नकवी। आई एम नॉट गोइंग टू राइट, इट्स क्वाइट ओके, लेट मी राइट नकवी। ये स्टेप्स थे हमारे कल वाले टॉपिक के। फिर हमने पढ़ा जी F इज इक्वल टू नकल। याद रखने वाली बात है जी, F इज इक्वल टू कबाब, ठीक है जी, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो कितने मजे मजे के फॉर्मूलाज हैं, कभी कबाब आ रहा है, कभी बिल आ रहा है, ठीक है, तो कभी नवाब आएगा।
आगे नवाब भी आएगा। तो इनको याद रखें बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी आसानी के साथ, लेकिन फर्क भी रखें, तमीज भी रखें कि ये फोर्स कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जबकि ये वाली फोर्स एक चार्ज के ऊपर है। और भाई चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव चार्ज। चलें जी, चलते हैं आगे, कहानी स्टार्ट। कंसीडर वी हैव अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जाहिर है इसकी वेलोसिटी भी इधर ही होगी, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, एंड इट इज अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो कंसीडर किया जी, बीम है, प्रोजेक्टेड है राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के, ओके। लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट किया जाएगा इसे मैग्नेटिक फील्ड के इस रीजन में, तो आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर देगी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपने लास्ट टॉपिक में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जब फोर्स लगाती है तो ये चार्ज को डिफ्लेक्ट कर देगी। किस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी ये बताएगा आपको राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल को समझाने के लिए अभी देख लेते हैं जी, ये डायग्राम को पहले समझ लें फिर हम आगे चलते हैं। मैं दोबारा से अपनी वीडियो ऑन कर रहा हूं ताकि आप लोग मुझे देख के इस चीज को समझ सकें। ले जी, तमाम खवातीनों हजरात से गुजारिश है कि आप सब लोग मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। ये लें जी, ये चार्ज इधर प्रोजेक्ट किया गया, वेलोसिटी इसकी इधर है, ये मार्कर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में। फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल कहता है वी से, पहले वाले वेक्टर से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वी टू बी एंड योर इरेक्ट थंब विल इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेरा थंब कहाँ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मेरा थंब इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब है वी क्रॉस बी के बाद जो मैग्नेटिक फोर्स लगनी चाहिए वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन उसने डाउनवर्ड क्यों शो की हुई है। तो ये बात याद रखें कि ये नेगेटिव चार्ज है, और आप सबको याद होगा कि नेगेटिव चार्ज के केस में फोर्स की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, तो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी, नीचे की तरफ। अब ये क्या होगा, ये चार्ज यहां से डिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। पहले डायग्राम को मुकम्मल समझ लें। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड है, चले मैं मैग्नेटिक फील्ड को मार्क, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड है। तो आप सेकंड वाले पॉइंट में देखें, साथ साथ मेरे पेज यहाँ पे भी देख लें जी सेकंड पॉइंट, ताकि मैं एक बार बिल्कुल कंप्लीटली इस डायग्राम को समझाने में कामयाब हो जाऊं। ले जी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनटू द पेज है और स्पीड इसकी अब डाउनवर्ड है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे डाउनवर्ड आ गया। अब वी ये है पेन, तो वी क्रॉस बी करें, वी क्रॉस बी करेंगे, पेन से ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको फोर्स महसूस होगी राइट साइड पे। लेकिन ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। तो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी, लेफ्ट साइड पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फोर्स है ये लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सर्ट हो रही है। अच्छा, अब जब लेफ्ट साइड पे फोर्स एक्सर्ट होगी तो ये चार्ज पार्टिकल जो नीचे की तरफ जा रहा है ये घूम के इस साइड पे आ जाएगा, ये इस साइड पे डिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड पे है, फील्ड अभी भी अंदर की तरफ है। राइट हैंड रूल यूज करें, आपको पता चलेगा कि राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स कहाँ की तरफ लग रही है, नीचे। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप किसी भी, अगर आप इस सारे सिनेरियो को थोड़ा सम अप करें तो सम अप करने के बाद आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि इन एनी केस, इन ऑल दिस केस, मैग्नेटिक फोर्स ने क्या कर दिया है, मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दी है। एंड यू कैन सी that at every point the magnetic field is trying to move the charge towards the center of the circle। इसलिए ये वाली डायग्राम आपको मैंने शो की हुई है। एक पोज लेते हैं, पोज में मैं आपको बताता हूँ पुराना कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम आपको एक कॉन्सेप्ट बताया लास्ट स्लाइड पे कि भाई मैग्नेटिक फोर्स वर्क क्यों नहीं करती। आओ अब उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। W इज इक्वल टू किसके होता है जी, F डॉट डी, यानी एफ डी कोसीटा आएगा या साइन थीटा आएगा, कोसीटा या साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा या कोस थीटा।
एफ डी, सर cos थैंक यू डियर, एफ डी कोस थीटा जी, और कोस कितना 90। किसी भी पॉइंट के ऊपर देख लो मैग्नेटिक फोर्स ने डिफ्लेक्ट किया है, मैग्नेटिक फोर्स ने डिफ्लेक्ट किया है, एंड यू कैन सी वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो किसी भी लम्हे पे देख लो, एट एवरी इंस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स इसको जो फोर्स अप्लाई कर रही है और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो इसलिए परफॉर्म नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो भाई इनवर्ड थी। तो मेरा चार्ज क्या कर रहा है, मेरा चार्ज इनवर्ड जा रहा है? नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया, इस चार्ज को सिर्फ डिफ्लेक्ट किया, घुमा दिया, लेकिन मेरा चार्ज फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, बट इट इज ओनली डिफ्लेक्टिंग द चार्ज। तो दूसरा रीजन ये है कि चूंकि आपकी मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं करवाती, इट डज नॉट displace the charge in the direction of field, that is why it does not perform any work। तो मैंने 2 रीजन बता दिए बेटा। आप भी अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूला को रेफरेंस दे के इस डायग्राम को स्केच करके डिस्प्लेसमेंट शो कर दें, और आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता। जबकि आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको डिस्प्लेस किया था फील्ड की ही डायरेक्शन में। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड एंड कंप्लीट द डेरिवेशन पार्ट, सो लेट अस गो अहेड। फिलहाल इस चीज को साइड पे रख दें, आप इससे रिलेटेड क्यूरीज लास्ट पे पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। अभी तक का सिनेरियो ये है कि चार्ज प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स की बीम मैग्नेटिक फील्ड में, और इलेक्ट्रॉन्स ने घूमना शुरू कर दिया इनटू सर्कुलर पाथ। और ये कौन सी इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दी। अच्छा जी, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? ये होती है भाई मैग्नेटिक फोर्स जो मैंने ऊपर लिखी ना, कोआब, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये E कहाँ से आया? ये बेटा मैंने चार्ज की जगह पे लिखा है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए उसको बाइजर तरीके से E के नाम से लिखी। और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट्स गुड। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv स्क्वायर ओवर आर। हमारा पर्पस क्या है? E ओवर m मालूम करना। हमने चार्ज टू मास रेशियो निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, जिसमें आपके पास E को M को इधर लें, M को इस साइड पे शिफ्ट कर दें। सो आफ्टर शिफ्टिंग M ऑन दिस साइड यू विल सी कि बाकी सारे फैक्टर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी पहुंच जाएंगे, और आप लोग बड़ी आसानी के साथ E ओवर M की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। V की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, देखिए जी V की एक पावर कैंसिल आउट होगी, एंड यू गेट V, एंड नीचे आ गया BR। यहाँ पर तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता है, मैंने कितनी स्ट्रेंथ की फील्ड अप्लाई की है, लेकिन अभी क्या नहीं पता, ना मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता, और ना ही मुझे पता है कि कितना रेडियस कवर करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मुझे नजर ही नहीं आता। तो अगली दोनों हेडिंग्स हमारी यही होंगी। So next two headings are quite self-evident, that first of all we will determine the radius of this circular path, and secondly we will determine the speed of electron which is going to revolve in the circular path. तो ये हमारी next two headings होंगी। Once we are done with both of these things, we will be completing our question. सो जी, रेडियस कैसे मालूम करना है? आए जी, ये देखें जी, आपको एक ऐसा अपरेटस नजर आ रहा है वेयर यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोजेक्ट करेगी। वी ऑल नो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विजिबल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन हमें नजर नहीं आता,
तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा सेटअप बनाएंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को देख सकें, और फॉर दैट रीजन हमने इस वैक्यूम ट्यूब में लो प्रेशर डेवलप करके हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है, और इस रीजन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किया जाएगा, आफ्टर देयर प्रोजेक्शन अ मैग्नेटिक फोर्स विल कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, वही वाली फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे लेकिन हमें नजर कैसे आएंगे, हमने हाइड्रोजन गैस फिल की है लो प्रेशर के ऊपर, एट वेरी लो प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगी। अब जहां जहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे ना, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे वो सर्कुलर पाथ ऑब्वियसली बनाएंगे। सर्कुलर पाथ में जब ये मूव करेंगे तो जहां जहां से ये गुजरेंगे वहां वहां के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, किसके, हाइड्रोजन गैस के। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल एक्साइट हाइड्रोजन एटम्स, और जब हाइड्रोजन एक्साइट होता है तो क्या होता है, एक्साइटेशन के बाद हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, और ये ग्राउंड स्टेट होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में थोड़ी सी देर के लिए रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड ओनली फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट लाइक 10⁻³ सेकेंड और 10⁻⁸, वेरी स्मॉल। तो ये एक्साइट होने के बाद ना डी एक्साइट भी होते हैं, और याद रखें जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो वो क्या इमिट करता है, लाइट, रोशनी। तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा ना वहां के हाइड्रोजन एटम एक्साइट होके जब डी एक्साइट होंगे तो वो आपको एक खास कलर, ग्रीनिश सॉर्ट ऑफ कलर जो है वो एमिट करके ये सारे रास्ते को विजिबल बना देगा, और एक रिंग आपको नजर आएगी लाइट की। और हम क्या करेंगे, हम बड़ी आसानी के साथ we will very simply determine the radius by making this path visible. So किस तरह से इसको हमने विजिबल बनाना है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट करने के बाद हाइड्रोजन एटम्स एक्साइटेड होने के बाद डी एक्साइट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगी, जहां जो हमें जब रिंग नजर आएगा वी विल डिटरमिन द रेडियस। सो दिस इज द वे हाउ हम इस रेडियस को मालूम करेंगे। फाइनल पार्ट है जी, हाउ टू डिटरमिन वेलोसिटी। वेलोसिटी डिटरमिन करने के लिए बेटा हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ताकि हम वेलोसिटी मालूम कर सकें। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये कौन सा पोटेंशियल है, ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और हमें याद है, वी नो इट वेरी वेल कि अगर मैं यहाँ पर फर्ज करें, लेट से मैं एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, लेट से मैं एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का हाई पोटेंशियल ये वाली साइड है, तो ये जैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी जैसे ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सो यही फॉर्मूला मैंने लिखा है जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चार्ज कौन सा है, चार्ज का नाम है भाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर लिख सकता हूँ QV, जबकि बेटा मैंने ये यहाँ पर E क्यों लिखा है, क्योंकि आप ऊपर देख लें काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, QV के। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है mv², और मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह पर EV लिख दिया क्योंकि हमें पता है लॉस इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सा, ये मिक्स हो जाता है अक्सर, इसको भी मिक्स ना कीजिएगा। कैपिटल V इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमें पता होता है हमने कितने वोल्टेज अप्लाई किए हैं। सो कैपिटल V वोल्टेज है और ये स्मॉल v स्पीड है, इन दोनों को कैंसिल नहीं करना गलती से भी। याद रखें हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम स्पीड मालूम कर रहे हैं जी। ओके, सो यहां से स्पीड आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर आके, 1 इधर m इधर आके डिवाइड हो गया, और ये हमारे पास आ गया V, ये V की वैल्यू आ गई। अब ये V की वैल्यू हमने कहाँ पे यूज करनी है,
ये v की वैल्यू हमने यूज करनी है उसी फॉर्मूला में, बिल्कुल उसी फॉर्मूला में जो हमने स्टार्टिंग में जहां पे प्रॉब्लम देखा था कि हमारे पास क्या क्या नहीं था, हमारे पास स्पीड नहीं था और रेडियस नहीं था। अभी तक मैं b भी मालूम कर चुका हूँ, r भी मालूम कर चुका हूँ और अभी अभी मैंने v भी मालूम कर लिया। तो बेटा मैंने इंटेंशनली, आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ड्राइव किया है, ये इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर ले लिया है। वो स्क्वायर लेने की वजह ये थी कि ये स्क्वायर रूट है ना, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी तो स्क्वायर लेना ही था इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए। तो मैंने आसान समझा कि मैंने यहाँ पर पहले उसी इक्वेशन में स्क्वायर ले लिया ताकि मुझे ज्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े। तो अब आप देखें वही इक्वेशन जो हमने शुरू में ड्राइव की है, उस इक्वेशन में हमने स्क्वायर ले लिया उस इक्वेशन का, और मैंने इसको भी यहाँ पे नहीं छोड़ा बल्कि इसका भी स्क्वायर ले लिया। सो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2ev। तो आप देखें जी, ये आपके सामने नजर आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में, दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर एंड नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल। अब तो हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल आसान तरीन शक्ल में आ गई है, क्योंकि जो होगा परेशान जी, चलो छोड़ें, ये m भी कैंसिल आउट हो गया। सो e ओवर m, वी गो t ओवर m एंड दैट इज क्वाइट सिंपल। राइट साइड पे देखें भाई क्या क्या है, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमने कितना अप्लाई किया, r रेडियस विजिबल बना दिया भाई, हाइड्रोजन गैस को फिल करके एट वेरी लो प्रेशर वी हैव प्रोजेक्टेड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जहां जहां से इलेक्ट्रॉन्स की बीम गुजरती है दैट पाथ बिकम्स विजिबल एंड वी कैन डिटरमिन द रेडियस ऑफ, डायमीटर निकाले उसका हाफ कर दे, रेडियस भी आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता है, हमने कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। सो on the right side we have all the variables which are required in order to determine charge to mass ratio, and this is it। आज का लेसन जो है वो ले लें, देन आई विल टेक अप योर क्यूरीज। आज का लेसन बड़ा अहम है, दैट इज थिंकिंग विन विन। स्टीफन आर कोवे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वहां से इसको हमने लिया है। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज इन योर लाइफ जहां पर आप दो लोग हैं एंड यू हैव टू सिचुएशन, या तो वो विन कर जाए। सो बड़ी ही सिचुएशन आती है जहाँ पे इंसान को फैसला करना पड़ता है। आप लोग बड़े हो गए, आप यू आर बोर्डर्स, और आप लोग ऐसी बहुत सी सिचुएशन में। तो स्टीफन आर कवे कहता है कि अच्छा इंसान ये नहीं सोचता कि मैं जीतूंगा या वो जीतेगा, उससे बेहतर वो ये सिचुएशन क्रिएट करता है दैट वी विन, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो विन विन सिचुएशन जो क्रिएट करने वाले होते हैं। सो डिफरेंट सिचुएशन है, लूज लूज, जिसमें कई बार ऐसे भी होता है कि आपने भी लड़ाई कर ली या और उसने भी लड़ाई कर ली, दोनों ही की हार थी, ना उसकी जीत थी ना, लेकिन समटाइम्स वी बोथ विन मिल जाएंगी। सो दिस इज द मैसेज ऑफ टुडे, थिंक विन विन। और मामलात को अफवाहम तफहीम के साथ, म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ अगर आप हल करना स्टार्ट कर दें तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी का सबब बनेगा, क्योंकि लाइफ इज़ नो all about marks and degree, and that all you have to deal with various scenarios in your life. So think win win, this is the lesson of today. Thank you very much. आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। तुझ पे खुदा अपनी इनायत